डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जानदार जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, और उन सेल्स की बहुत सी वैरायटी है, बहुत सी टाइप्स हैं। जैसे साथ वाले ब्लॉक में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी में तकरीबन 200 किस्म के सेल, 200 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं वो उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से, मिसाल के तौर पर कि सेल्स का जो साइज और शेप है वो कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताया कि हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो राउंड होते हैं, राउंड क्यों होते हैं? ताकि वो अपने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को अकोमोडेट कर सके। ठीक है, दूसरी एग्जांपल में आप बताया कि हमारे नर्व सेल्स हैं वो लंबे होते हैं। लंबे होने से क्या उनका क्या फायदा है कि जितने सेल लंबे होंगे वो नर्व इम्पल्स को आसानी से ट्रांसमिट कर सकेंगे, उतनी ज़्यादा स्पीड से ट्रांसमिट कर सकेंगे। ठीक है, और जो जाइलम सेल्स हैं वो ट्यूबलाइट होते हैं। ट्यूबलाइट क्यों होते हैं? ट्यूबलाइट होने का फायदा ये है कि उनका काम इस तरह का है, उन्होंने वाटर को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो वाटर हमेशा पाइप से जाएगा, तो इसलिए जाइलम जो सेल्स हैं वो पाइप की शक्ल के होते हैं, ट्यूब की शक्ल के होते हैं, ताकि उसमें से वाटर या मिनरल्स जो हैं, जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं, उसमें से ट्रांसफर हो सके। ठीक है, दूसरी ये तो थी पहली हेडिंग सेल साइज एंड शेप की। दूसरी हेडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, कि सेल्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वो कैसा है, जैसा उसका फंक्शन है। मिसाल के तौर पर रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स जड़ों के ऊपर ये बालों का होती हैं और ये पूरी ज़मीन में दूर दूर तक फैल जाती हैं। मतलब इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इन्होंने ये जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी ज़्यादा मिनरल्स को और वाटर को अब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, मतलब सेल का सरफेस एरिया बड़ा होगा तो इस वजह से होगा क्योंकि उसने ज़्यादा दूर तक फैलना है, ज़्यादा उसने मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना है। अगर मिसाल दें रूट हेयर्स की, ठीक है, अगर जो सेल छोटे हैं तो वो अपने फंक्शन के वजह से ही छोटे होंगे। दूसरा तीसरी हेडिंग आप यहाँ देख रहे हैं वो है पैरास सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि सेल्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। वो डिपेंड करेगा सेल है कौन सा, किस टाइप का है, किस ऑर्गन में पाया जाता है, उसके फंक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर लीवर के सेल, तो लीवर का काम क्या है? वो ज़्यादातर सेक्रेशन पैदा करना है, हार्मोन्स पैदा करना है, एंजाइम्स पैदा करना है। तो इसलिए इन सेल्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में गोल्जी अपरेटस वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होंगे। ठीक है, तो वही आपके बताया हुआ है कि पहली मिसाल में ये ऐसा सेल है जो सेक्रेशन पैदा कर रहा है, तो इसके पास ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे या उनके पास ज़्यादा गोल्जी अपरेटस होंगे। दूसरी मिसाल, पौधों के अंदर वो सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ग्रीन होते हैं। ग्रीन के होते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, जो सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करते उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब सेल्स जिस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी मुनासबत से उनमें ऑर्गेनेल्स की तादाद भी ज़्यादा होती है जो वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा छोटा सा है वो है सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल एज एन ओपन सिस्टम क्या मतलब क्या है कि सेल बहुत कोई सादा चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा निज़ाम के तौर पर काम करती है। ठीक है, कैसे कि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। उस रिएक्शन करने के लिए सेल अपने इर्द गिर्द से मटेरियल को लेता है। ठीक है, फिर उन मटेरियल की मदद से मेटाबॉलिज्म करता है। फिर उन मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोडक्ट्स बनती है और बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनका क्या करना है? उन प्रोडक्ट्स को या तो स्टोर कर लिया जाएगा या उसको वहाँ भेज देता है जहाँ पर उसका इस्तेमाल होना है, वो चाहे सेल के अंदर इस्तेमाल हो या सेल से बाहर इस्तेमाल हो। जो बाय प्रोडक्ट्स बनी है, बाय प्रोडक्ट्स का मतलब फालतू चीज़ें, जो बाय प्रोडक्ट्स बनी है उनका करना है वो भी या तो वो स्टोर कर लिया जाता है या उसको वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह एक सिस्टम है पूरा, इस तरह सेल भी क्या है, एक ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। इसमें मटीरियल आ भी रहे हैं और यहाँ से मटीरियल बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट भी हो रहे हैं, फिर वो मटीरियल आ रहे हैं उसके साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, कि सेल का साइज और सरफेस एरिया जो है उसके वॉल्यूम रेशियो से कैसे मुताबिक रखता है उसको देखते हैं। तो इसके पहला पैराग्राफ में
जो आप पढ़ेंगे इसके पहले आपने सेल के साइज के बारे में बताया हुआ है कि सेल्स डिफरेंट साइज करते हैं। पहले मैंने कहा द सेल वेरी इन देयर साइज, वेरी नॉट डिफरेंट, कि सेल के साइज में डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सेल्स तो बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल जैसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है जिसका जो डायमीटर कितना है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। इसी तरह कुछ सेल बहुत बड़े हैं, जैसे एक परिंदे का एग जो है बर्ड्स एग्स, ये एक बड़ा सेल है। कुछ सेल्स क्या लंबे होते हैं, जैसे हमारे मसल्स के सेल हैं, हमारे नर्व्स के सेल हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सेल्स लंबे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं या बल्कि हैं, ऐसा क्यों है? तो उसका जो जवाब है वो ये है कि सेल का जो साइज है या शेप है वो उससे फंक्शन की वजह से, सेल का साइज या शेप वैसा होगा जैसा उसने फंक्शन परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पर कि जो सेल बड़े साइज का है, फॉर एग्जांपल बर्ड्स का एग है वो बड़े साइज का है। बड़े साइज होने का क्या फायदा है? क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होती है, उसमें जो एम्ब्रियो है जिसमें आगे नए डिवीजन में तब्दील होना है उसके लिए फूड स्टोर होगी। जितना बड़ा सेल होगा उतना ज़्यादा फूड स्टोर होगी, ठीक है। अच्छा, जो नर्व सेल और मसल सेल लंबे लंबे के होते हैं, उनके सेल लंबे लंबे होने का फायदा क्या है? मसल सेल लंबे होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन आसानी से कर पाएंगे, हमारी बॉडी में मूवमेंट आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नर्व सेल लंबे के होते हैं, उनके लंबे होने का ये फायदा है कि वो नर्व इम्पल्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, छोटे सेल होने का क्या फायदा है? छोटे सेल होने का भी फायदा है। छोटा सेल क्यों है? जैसे उसमें काम करना है। फॉर रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारे एक रेड ब्लड सेल्स हैं, उसका जो साइज होता है वो 8 माइक्रोमीटर होता है। उसका क्या फायदा है? वो आसानी से जो बारीक बारीक जो हमारी कैपिलरीज हैं उसमें से वो फ्लो कर सकता है। वो बड़े साइज का होता वो फिर कैपिलरी से वैसे तो नहीं गुजर सकता था, ठीक है। तो छोटा साइज होने का उसको क्या फायदा है कि वो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से आसानी से गुजर सकते हैं। तो क्या बात पता चली इससे कि सेल का साइज या शेप वैसा होगा जैसा उसने फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। यहाँ तक ये 2 पैराग्राफ तक तो ये आ गए जो आपकी बुक में। अगला जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, कि सेल का जो सरफेस एरिया है वो डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम पर। तो इसमें आप पढ़ेंगे, वैसे हमें लगता है कि बड़ा सेल होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, नहीं। सेल जब जितना सेल छोटा होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। कैसे? उसकी मिसाल आपको ये क्यूब शेप के सेल्स के जरिए बताया गया है कि ये क्यूब है, बड़े सेल। इस पूरे क्यूब का जो डायमीटर है वो कितना है? 30 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका अगर हम तीनों तरफ से देखें इसका सरफेस एरिया तो वो बनता है 5400 माइक्रोमीटर, इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम जितना ये बड़ा सेल है इसके साइज के बराबर, इसके वॉल्यूम के बराबर हम 27 छोटे छोटे सेल लेते हैं, ठीक है। हर एक सेल का जो वॉल्यूम है वो है 10 माइक्रोमीटर एक साइड का, ठीक है। तो पूरे एक सेल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 600, सरफेस एरिया इसका 600 होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये 27 है, इन 27 सेल्स का जो सरफेस एरिया बनेगा टोटल वो हम 600 है 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16,200 माइक्रोमीटर क्यूब बनेगा, ठीक है। तो आप इसमें देखा कि ये भी सेल है, एक है, इसका भी उतना जो है ना वॉल्यूम है, इन सेल्स का भी उतना वॉल्यूम है, लेकिन इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इनका सरफेस एरिया कम है। क्यों? क्योंकि जितना वॉल्यूम बड़ा होगा सरफेस एरिया थोड़ा होगा, ठीक है। दूसरे लफ्जों में सेल जब बड़ा होगा तो उसको फिर मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। फिर उसमें प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बननी चाहिए, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो बड़े सेल्स के अंदर ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। जो छोटे सेल होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं, जो बड़े सेल होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन सरफेस एरिया कम प्रोवाइड करती है, ठीक है जी।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल का पैसेज कैसे होता है सेल्स के अंदर और सेल से बाहर। जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। ठीक है, कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि सेल एज एन ओपन सिस्टम, कि सेल एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल आ भी रहे हैं और वहाँ से जा भी रहे हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमिएबल होती है, वो एक रुकावट का काम करती है, एक बैरियर का काम करती है कि कुछ मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने देगी, कुछ को नहीं आने देगी। अब सेल के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या रास्ता क्या है, कैसे मतलब रास्ता, उनका रास्ता क्या है, किस रास्ते से ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं या सेल से बाहर आते हैं। तो सेल डिफरेंट मेथड्स के जरिए मॉलिक्यूल्स को अपने सेल मेम्ब्रेन के जरिए अंदर लेके आते हैं या बाहर पहुंचाते हैं। और वो जो पहला मेथड है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जब मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये डिफ्यूजन है। अब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कहाँ से? कि सेल के जो सराउंडिंग है उसमें कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा मिकदार में है, वो वहाँ से सेल के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर वो मॉलिक्यूल थोड़ी मिकदार में है, तो इसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन वो कहाँ से रहे हैं? उसकी सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, कि जब सेल मेम्ब्रेन के रास्ते से मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। अब वो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन कहाँ पर है? वो सेल के अंदर भी होती है, सेल के बाहर भी होती है। फॉर एग्जाम्पल फूड पार्टिकल्स हैं, वो सेल के इर्द गिर्द जो स्पेस होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, वहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा मिकदार में है, वो वहाँ से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि सेल के अंदर फूड के पार्टिकल्स थोड़े हैं या सेल के अंदर वेस्ट है वो ज़्यादा मिकदार में, वो सेल से बाहर चले जाएगा क्योंकि सेल के बाहर का मिकदार में। तो दोनों तरह से हम इसको कहेंगे डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन की डेफिनेशन में क्या आएगा? वो ये आएगा कि मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये इसकी डेफिनेशन है। पहला पैराग्राफ आप टॉपिक में है। लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? कि मिकदार के फर्क के साथ, कंसंट्रेशन क्या है? मिकदार, ग्रेडियंट मतलब फर्क, कम ज़्यादा, कि ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ये मिकदार के फर्क से हो रही है, कि एक तरफ ज़्यादा मिकदार में है, एक तरफ थोड़े मिकदार में। तो मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा मिकदार में है वहाँ से वो उस तरफ मूव करके जा रहे हैं जहाँ पर वो थोड़े मिकदार में है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में आपको इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, चाहे वो लिक्विड सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड है या चाहे वो गैसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहते हैं। कब तक? जब तक टेम्परेचर यहाँ तक ना आए, मतलब 0 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हम 0 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक, इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे। ठीक है, वो कैसे मूवमेंट करेंगे? वो मॉलिक्यूल्स, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो लो कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जो मजमूई जो मूवमेंट होगी, जो नेट मूवमेंट होगी, वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होगी। ठीक है, ये था दूसरे पैराग्राफ में। तीसरा पैराग्राफ है अगला, उसमें आपको इससे एग्जांपल दी जा रही है कि कैसे, एग्जांपल क्या है, कहाँ पर सेल में ये मूवमेंट आ जाती है। तो पहले एग्जांपल यहाँ पर है कि मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस जो है, जो हमारे सेल्स के लिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करते हैं, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वो सेल से बाहर कैसे आती है, या सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो वो बाहर सेल में कैसे आती है, तो वो क्या कैसे आती है? डिफ्यूजन के जरिए आती है। इसी तरह सेल ग्लूकोज कैसे लेते हैं? वो भी डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में आपको दे रहे हैं कि हम जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं लंग्स के जरिए करते हैं। अब हवा में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा
ठीक है, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है। हमारे लंग्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी है। तो ये जो हवा और ऑक्सीजन है ये डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे लंग्स में एंटर होती है। ये तो हम बात करते हैं हवा में। वो जानवर जो पानी में रहते हैं वो अपने गैसेस स्टेज, जैसे मछली है वो गिल्स के ज़रिए करते हैं। अब वो कैसे गैसेस स्टेज करते हैं, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ से जो गैसेस चेंज हो रहा है वो भी डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है, ठीक है। तीसरी एग्जाम्पल जो यहाँ पर आपको दी गई है वो यहाँ दी गई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कि जब हमारे खुराक हजम हो जाती है ना, मुकम्मल तौर पर स्टमक के रास्ते से गुजरती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले दोनों पोर्शन से गुजरती हुई तीसरे पोर्शन में जाती है, तो वहाँ पर वो जो खुराक हजम हो चुकी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। फादर पर ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो ग्लूकोज भी डिफ्यूजन के जरिए एब्जॉर्ब होगा, कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन थोड़ी होगी, वो जो इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड है, और अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जो ल्यूमन है ना, खाली जगह होती है इंटेस्टाइन के अंदर स्पेस है, उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसकी वॉल्स में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है। तो वहाँ से ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में, मतलब वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। सबसे एंड में बताया आपके इस टॉपिक के एंड में वो ये बताया कि ये जो डिफ्यूजन है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे है कि ये जो मूवमेंट है सबस्टांस की ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, तो इसमें सेल्फ एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये मूवमेंट खुद ब खुद होती है। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल ना हो और वो खुद ब खुद हो, ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये था डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो मेथड है जिसके जरिए सेल्स के अंदर मटेरियल या मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये है डिफ्यूजन ही, जैसे आपने डिफ्यूजन पढ़ी है ये है वैसे ही, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ना वो डिफ्यूज करती है। क्या मतलब, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जिसका साइज बड़ा होगा या उन पे ऐसा चार्ज होगा कि वो हो गए तो हायर कंसंट्रेशन में, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द वो हो गए तो हायर कंसंट्रेशन में, उसको वहाँ से मूव करके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाना चाहिए, लेकिन वो अपने ज़्यादा साइज, बड़ा साइज होने की वजह से, ठीक है, या उनके चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन के फर्क की वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, उनकी डिफ्यूजन नहीं हो पाती, लेकिन उनकी डिफ्यूजन करना जरूरी भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है वो उसको मूव करती है, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें जो प्रोटीन क्या है वो ट्रांसपोर्ट करे, वो कैरियर काम करे, तो ऐसी को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बाय द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ तक कोई बात, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन जो है वो जब मूव करेगी मॉलिक्यूल को कहाँ से, तो हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ द लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें भी लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का लफ्ज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल हायर से लो की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि फ़र्क क्या है, इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो है मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा तेजी से होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन खुद मूव करवा रही है, ये मूवमेंट खुद ब खुद हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है ऑस्मोसिस, कि जब पानी जो है वो सेल मेम्ब्रेन को इस अंदाज में क्रॉस करे कि वो लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा हो, तो इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन यही है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to the solution of higher solute concentration, कि पानी जब लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर तरफ जब मूव करता है तो इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमने
जो दो सोल्यूशन जहाँ से पानी आ रहा है जहाँ से जा रहा है उसमें हमने सल्यूट कंसंट्रेशन को देखना पड़ता है। सल्यूट कंसंट्रेशन जब दो हम सोल्यूशन की जब कंपेयर करेंगे ना तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसका नाम है टोनिसिटी। तो टोनिसिटी की डेफिनेशन ये है कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन द सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड, कि जो सॉल्यूशन कंपेयर कर रहे हैं दो है तो ज्यादा है उनके के दरमियान जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है सल्यूट की, ठीक है, कि किसमें सल्यूट ज्यादा है किसमें सल्यूट कम है। तो जब हम दो सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन को जब कंपेयर करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है टोनिसिटी, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं ना तो हमें तीन तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं। कौन कौन से? या तो हो गए हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि दो सॉल्यूशन कंपेयर कर रहे हैं उनमें से वो सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उन दो सॉल्यूशन में जिसमें हमने सल्यूट को कंपेयर किया जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे हमने कह दिया हाइपरटोनिक, जिसमें कम है उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक। ये जो हाइपर है ना हाइपर हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, अबव। टोनिक जो वर्ड है ये टोनिसिटी से लिया गया। तो टोनिक वर्ड यूज करेंगे हम सल्यूट के लिए, सल्यूट कंसंट्रेशन के लिए। हाइपर का मतलब ज्यादा, मतलब इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और जो हाइपोटोनिक है इसमें क्या है, हाइपोटोनिक वो है जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन थोड़ी होगी। तीसरा आ गया आइसो। आइसो मतलब होता है सेम, हाइपो मतलब थोड़ा अंडर। अब आ गया आइसो। आइसोटोनिक कौन से हैं? ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिन दो सॉल्यूशन को मैंने कंपेयर किया दोनों के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन अगर बराबर होगी तो इसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह ये तीन टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जब हम सेल्स को इन तीन तरह के सॉल्यूशन में जब हम रखेंगे तो उस पे सेल का क्या असरदार होगा, ठीक है जी। बेटा आज हमने टॉपिक पढ़ना है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि पानी जो है वो लेस सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि जब हम प्लांट सेल को या एनिमल सेल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जब रखेंगे, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था और आइसोटोनिक सॉल्यूशन था और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, तो इसके ऊपर सल्यूट कंसंट्रेशन का क्या असर होता है। तो पहले आपने टॉपिक दिया होगा ना, इसके पहले पैराग्राफ में जो आप हेडिंग बना लेंगे वो होगा इफेक्ट ऑफ सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एनिमल सेल और एनिमल सेल, कि जानवरों के सेल के ऊपर सल्यूट की कंसंट्रेशन का क्या असर है। दूसरे पैराग्राफ की हेडिंग बना लेंगे इफेक्ट ऑफ सल्यूट कंसंट्रेशन ऑन प्लांट सेल। तो पहले हम देखते हैं कि एनिमल सेल के ऊपर क्या असर है। एनिमल सेल में हमने एग्जांपल लिया है रेड ब्लड सेल्स की। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है उसको हमने देखा है कि जब हम ये तीन तरह के सॉल्यूशन है, एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन तरह के सॉल्यूशन ये इन तीनों सॉल्यूशंस के अंदर बारी-बारी हमने रेड ब्लड सेल्स को इसमें एंटर किया, फिर हम देखा इस पे क्या असर हुआ। जैसे ही हमने सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम प्लेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन थोड़ी होती है, वाटर इसका मतलब ज्यादा होगा। अब इसमें जो सेल है सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो इससे क्या होगा,
ठीक है, पानी निकलने की वजह से सेल क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक हो गया। तो एनिमल सेल का इन तीनों सिस्टम में क्या असर है, हाइपोटोनिक में रप्चर फट जाता है, आइसोटोनिक में वो नॉर्मल रहता है, और जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसमें श्रिंक कर जाता है, उसमें सिकुड़ जाता है। ये तो था एनिमल सेल के ऊपर क्या असर। अब हम देखते हैं प्लांट सेल के साथ क्या होता है जब हम इसको डिफरेंट सेल्यूल्स कंसंट्रेशन में इसको हम प्लेस करते हैं। तो पहला देखें, जब हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखेंगे तो इसमें क्या होगा, सेम वही कंडीशन है कि जो बाहर वाला सोल्यूशन है इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल्यूल की कम है, जबकि सेल है इसमें सेल्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होगा, पानी सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, सेल फूलता जाएगा। जो एनिमल सेल था वो तो फट गया था, लेकिन प्लांट सेल फटेगा। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के बाद एक कवरिंग थी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल के बाद दो कवरिंग होती है, एक तो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाद सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या है, वो हार्ड होती है और टफ होती है, वो उसको फटने देगी। क्या होगा, वो जो पानी है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर होगा, वहां से चला जाएगा वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल फैलता जाएगा। तो इस तरह पूरा जो प्लांट सेल है वो फूल जाएगा, तर जाएगा। ये जो तरी हुई हालत है इसे हम कहते हैं टर्जिडल, टर्जिड। तो प्लांट सेल आमतौर पर टर्जिड ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है इस पे प्लांट सेल नॉर्मल रहेगा, मतलब टर्जिड रहेगा। टर्जिड रहना जरूरी है क्योंकि इससे प्लांट सेल को शेप मिलती है, उसको सहारा मिलता है। ठीक है। अब जब हम प्लांट सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन रखेंगे तब क्या होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, जितना पानी आ रहा है उतना ही जा रहा है। जैसे एनिमल सेल के साथ हुआ था, जितना पानी आ रहा था उतना ही वहां से जा रहा था। तो इससे क्या होगा, वो जो सेल है वो पिचक जाएगा। सेल को टर्जिड होना चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा, सेल पिचक जाएगा थोड़ा सा। तो ऐसी हालत को हम कहते हैं फ्लेक्सिंग। ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन देखें, जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखेंगे तब क्या होगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ था, जो एनिमल सेल था वो तो श्रिंक कर गया था, प्लांट सेल भी श्रिंक करेगा लेकिन पूरा नहीं श्रिंक करेगा, सिर्फ उसका अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो सेल वॉल है, जो हार्ड है, वो उसको श्रिंक नहीं करने देगी, वो उसको उसी शक्ल में रखेगी। ठीक है। अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर देगा। तो साइटोप्लाज्म का इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर श्रिंक कर जाने को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। तो ये सेल है, जब हम इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखेंगे तो ये प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, लेकिन पूरा सेल श्रिंक नहीं होगा, सिर्फ उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब उसका जो साइटोप्लाज्म है वो सारा श्रिंक होगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोसिस से ही आगे चलते हैं। तो वो है ऑस्मोसिस एंड गॉड सेल्स। गॉड सेल्स क्या है, अगर हम एक पत्ता लें, उस पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा लें, स्लाइस, उसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो हमें उसकी ये स्ट्रक्चर नजर आएगी, जिसमें सबसे ऊपर है अपर एपिडर्मिस और नीचे है लोअर एपिडर्मिस, फिर दरमियान में सेल्स है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स भी दो तरह के हैं, एक ये है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स और ये जो रेगुलर फॉर्म में है, तो ये इरेगुलर फॉर्म में है, इनको कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। और ये क्या है, वास्कुलर बंडल, जिसे हम कहें जाइलम फ्लोएम। ये जो लोअर एपिडर्मिस है ना, इनमें ज्यादातर होते हैं सुराख, माइक्रोस्कोपिक पोर, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आएंगे, ठीक है, वे माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है। तो ये एक पोर दिखाया हुआ है, तो ये इस एक पोर को कहेंगे स्टोमा। स्टोमा क्या है, ये सिंगुलर है, स्टोमेटा प्लुरल है, तो ये एक स्टोमा दिखाया हुआ है। ठीक है। अब स्टोमा की स्ट्रक्चर क्या है कि ये दो तरह के सेल है, दो सेल है, ये आपस में जुड़े होते हैं किनारों से। ठीक है। ये एक सेल को हम कहते हैं गॉड सेल, ये गॉड सेल और ये गॉड सेल, इन दोनों के दरमियान स्पेस है, ये स्पेस स्टोमेटा का सुराख है, जिसे हम कहते हैं ओपनिंग या स्टोमा, या स्टोमेटा का पोर इसे कहते हैं। ठीक है। अब ऑस्मोसिस का इसमें क्या किरदार है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या मतलब है, हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा जो है ये रात को बंद हो जाते हैं, ठीक है, और दिन के वक्त खुल जाते हैं ये सुराख। अब दिन के बाद ये सुराख क्यों खुलते हैं, कि इससे पौधे गैस एक्सचेंज करते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर आती है और अंदर जो ऑक्सीजन बनी हुई है वो बाहर निकल जाती है। अब
जो बेसोफिल सेल है या एपिडर्मल सेल है या गॉड सेल है, इन तमाम में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कहाँ पर? गॉड सेल्स के अंदर। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा? ग्लूकोज सॉल्यूट है, तो इर्द गिर्द जो सेल है वहाँ से पानी जो है वो ग्लूकोज के अंदर इसके गॉड सेल के अंदर आना शुरू कर देगा। ठीक है, तो गॉड सेल जैसे ही इसके अंदर आएगा तो पहले गॉड सेल होंगे रिड्यूस फॉर्म, ऐसे आपस में मिले हुए होंगे। जैसे पानी आएगा ये फूलना शुरू कर देंगे, ये फूलेंगे भी सही और मुड़ भी जाएंगे, बोर्ड शेप। बोर्ड का मतलब मुड़ी हुई शक्ल में, ये ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, जब ये मुड़ेंगे तो दरमियान वाला जो सुराख है वो खुल जाएगा। कैसे खुला? दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बना। ग्लूकोज जैसे बनता गया उसकी कंसंट्रेशन जैसे बढ़ती गई तो इर्द गिर्द एपिडर्मल सेल्स है वहाँ से पानी गॉड सेल्स के अंदर एंटर होना शुरू कर देगा। गॉड सेल्स फूलना शुरू कर देगा। जैसे फूलेगा साथ साथ वो सेल टेढ़ी भी हो जाएगी, बोर्ड हो जाएंगे, उसके दरमियान का सुराख खुल जाएगा। तो इस तरह दिन के वक्त यूज टू बेटा खुल जाता है। रात के वक्त क्या होगा? रात के वक्त फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही क्योंकि सनलाइट ही है, तो इस वजह से क्या होगा? वो जो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो वो जो पानी जो दिन के वक्त आया होता है वो सारा वापस चले जाएगा। उसके वापस चले जाने से वो जो गॉड सेल जो फूल गए थे ना वो लूज हो जाएंगे। लूज होकर पहले यूं थे, अब आपस में चिपक जाएंगे, आपस में उसकी दोनों दीवारें मिल जाएंगी। जब दोनों दीवारें उनकी मिल जाएंगी तो वो जो दरमियान में सुराख है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पानी जो दिन के बाद आया है वो सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज की वजह से आया, तो ये ऑस्मोसिस के जरिए आया। ठीक है, रात के बाद जब गॉड सेल से बाहर निकला है तो वो भी ऑस्मोसिस की वजह से निकला है। ठीक है, तो इस तरह ये ऑस्मोसिस जो है ये गॉड सेल की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन डेली लाइफ। ठीक है, कि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला जो प्रोसेस है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, पानी साफ करने वाले जो प्लांट्स हैं, इसके अंदर पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है? इसमें बारीक मेम्ब्रेन्स बनाई जाती है। ये मेम्ब्रेन्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उस अंदाज में काम करती है कि पानी को तो उसमें से गुजरने देगी, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं, जो हार्ड पार्टिकल्स हैं, मेटल्स हैं या जो आलूदगी वाली जो सब्सटेंस है उसको पानी में से नहीं गुजरने देती, जिसके जरिए पानी हम प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसमें भी मेम्ब्रेन इस्तेमाल की जाती है जो इसी कंसेप्ट पे काम करती है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन और उसके बाद टॉपिक जो हमारा है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो छोटे मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है, मतलब उसको मेम्ब्रेन से धकेला जाता है। ठीक है, कैसे? ब्लड प्रेशर की वजह से या वाटर के प्रेशर की वजह से। इसकी मिसाल ये है कि हमारे जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर जब ब्लड जब फ्लो कर रहा होता है तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उस हाई प्रेशर की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं तो वो उन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह मॉलिक्यूल का, छोटे मॉलिक्यूल्स का वाटर प्रेशर की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने एक ब्लड कैपिलरीज बनाई। ठीक है, इस ब्लड कैपिलरीज आप देख रहे हैं कि ये छोटे मॉलिक्यूल्स है ये यहाँ से प्रेशर की वजह से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी क्या हो रही है? फिल्ट्रेशन हो रही है। लेकिन इस फिल्ट्रेशन में जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो मूव आउट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा होगा कि वो मेम्ब्रेन के जो पोर्स है उसमें से वो बाहर क्रॉस उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा? फिल्ट्रेशन। तो ये भी क्या है? ये हमने जिस तरह पहले पढ़ते रहे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसी तरह ये भी
डिफ्यूजन के उलट है। डिफ्यूजन में पढ़ा था कि ये वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ये तो उलट हो गया कि मॉलिक्यूल जो है वो लो कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है कंसंट्रेशन के अगेंस्ट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट है, तो ये खुद ब खुद नहीं होगी। इस मूवमेंट को कराने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल होगा। तो सेल जो है जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस दौरान एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। वो एनर्जी किस शक्ल में होती है, उसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो जानवर की बॉडीज में सेल से पाया जाता है और ये फुल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती कैसे है कि मॉलिक्यूल जब लो कंसंट्रेशन से हाई मतलब एक ऐसी जगह जहां मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ऑलरेडी थोड़ी है, वहां से उसको उस मॉलिक्यूल उस एरिया की तरफ धकेलना जहां पर वो पहले से ज्यादा मिकदार में है, तो उसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो इसकी मिसाल के तौर पर आपको दिया है हमारे जो नर्व सेल्स है। नर्व सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो अपनी आउटसाइड पर और इनसाइड पर पोटेशियम के आयन और सोडियम के आयन को मेंटेन करती है। कैसे कि ये मैंने एक नर्व सेल्स की जो मेम्ब्रेन की एक छोटा सा पीस ये लिखा है। ठीक है, अब ये देखें कि मेम्ब्रेन के जो अंदर वाली साइड है, इनसाइड सेल है, यहाँ पर पोटेशियम आयन ज्यादा मिकदार में है, बाहर वाली साइड पोटेशियम आयन देखें थोड़े मिकदार में। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है ये करेगी, ये पोटेशियम आयन को जहां पर पहले से थोड़े मिकदार में है ये इसको अंदर लेकर आएगी, मतलब इनसाइड सेल, और अंदर जहां सोडियम आयन पहले से थोड़े मिकदार में है और बाहर ज्यादा मिकदार में है, तो सोडियम आयन को अंदर से बाहर तक मूव करेगी। तो इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। पंप धकेलना, अगर तो होती ज्यादा से कम की तरफ उसको धकेलना नहीं पड़ा था, वो मूवमेंट खुद ब खुद होती डिफ्यूजन के जरिए। यहाँ पर हम कम से ज्यादा की तरफ देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, पंप इस्तेमाल होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, द नर्व सेल मेम्ब्रेन मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम टू द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन का जो पंप है सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, वो सोडियम को इनसाइड ऑफ द सेल जहां पर पहले थोड़े मिकदार में है वहां से बाहर तक मूव करेगा। ठीक है, और बाहर से पोटेशियम आयन जो है उसको अंदर की तरफ मूव करेगा जहां पर पहले से ही वो ज्यादा मिकदार में है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का इस्तेमाल होगा, तो इसको आप कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट है एंडोसाइटोसिस। क्या है, द प्रोसेस ऑफ द सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने की वजह से जब सेल बड़े पार्टिकल्स को अपने अंदर निकलता है, इंजेस्ट मतलब खा लेना, उसको खाता है, तो इसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। ये प्रोसेस यहाँ दिखाया हुआ है कि फॉलो पर यह बल्की मटेरियल, इस बल्की मटेरियल को इस सेल ने इंटेक कर लिया है, तो ये क्या होगा, ये इस बल्की मटेरियल के करीब आएगा, बल्कि बड़ा। ठीक है, ये से करीब आ गया, जैसे से करीब आएगा तो अपनी सेल मेम्ब्रेन को इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, मतलब अंदर की तरफ धंसा लेगा, उसके गिर्द लेयर बना लेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, उसको सराउंड करने के बाद वो वैक्यूम में कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, उस वैक्यूम के अंदर वो मटेरियल मौजूद होगा। इस तरह ये जो प्रोसेस है इसके जरिए सेल क्या है, वो मटेरियल को इंजेस्ट करता है। अब जिस मटेरियल को, जिस बल्कि मटेरियल को इंजेस्ट कर रहा है वो लिक्विड है या सॉलिड है, उस बेस पर एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स है, एक है फेगोसाइटोसिस, एक है पाइलोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट करेगा। अब सॉलिड को खाया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेलुलर ईटिंग, क्योंकि सेल्स में सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, और अगर सेल लिक्विड
तो ये क्या है, इज द प्रोसेस बाय व्हिच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल, कि बल्की मटेरियल को सेल के अंदर से बाय मतलब एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसको वहां से रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जहां दिखाया हुआ है क्या है कि ये वेस्ट मटेरियल थे, सेल के अंदर ये वेस्ट मटेरियल बने, इसको सेल ने बाय एक्सपोर्ट करना है, क्या होगा इसके अंदर मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, मेम्ब्रेन बनने के बाद ये जो वैक्यूम बन जाएगा, ये वैक्यूम उसी तरह सेल मेम्ब्रेन के साथ आके फ्यूज करेगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ मिलने के बाद ये एक साइड से ओपनिंग बन जाएगी, ये ओपनिंग से वो जो वेस्ट है वो बाहर खाली हो जाएगा और जो वैक्यूम है वो इस सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, जो एंडोसाइटोसिस है ना, इस दौरान उस वैक्यूम के गिर जो दीवार बनी थी ना, वो असल में ये सेल मेम्ब्रेन ही थी। ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन टूट कर उस वैक्यूम बन गया था। अब एंडोसाइटोसिस के दौरान क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कम हो जाती है, मतलब सेल का साइज छोटा हो जाता है क्योंकि मेम्ब्रेन से इस्तेमाल हो गई ना वैक्यूम बनाने में। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, वो ही सेल मेम्ब्रेन है वो वापस आ जाती है क्योंकि वो वेस्ट को रिमूव करने के बाद इसकी जो मेम्ब्रेन बन गया, ये वेस्ट को रिमूव करने के बाद इसी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, जो एक्सोसाइटोसिस से क्या होगा, जो साइज लॉस्ट हुआ था ना एंडोसाइटोसिस के दौरान सेल का, वो दोबारा हासिल हो जाता है, दोबारा सेल अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये जो टॉपिक थे पैसिव मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये टॉपिक खत्म हुए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 16, इसमें हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में, एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज।